हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। हम कल जो बात कर रहे थे ड्रेनेज सिस्टम, हमारा कुछ हो गया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जो है गंगा नदी के अपवाह तंत्र की बात कर रहे थे। गंगा नदी में हमने जो है यमुना नदी को पढ़ लिया था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यमुना नदी और सोन नदी, ये दोनों नदियां हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम अब जो अगली आती है वो थी रामगंगा। रामगंगा भी हमने देख ली थी कि ये कहाँ से निकलती है, इसका कहाँ से उद्गम था। गढ़वाल, उत्तराखंड के जो गढ़वाल जिले से इसका उद्गम था। ठीक है। देखिए, जो सहायक नदियां हैं, मुख्य नदी है उसकी पूरी जो है जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो कहाँ से निकल रही है और वो कहाँ को जा रही है। लेकिन जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में सिर्फ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर आपको उसमें मिल रही है। तो ये सफिशियंट है उसके लिए। फिर हम उसके बाद बात करते हैं रामगंगा के बाद में गोमती नदी। देखिए, गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश जो स्टेट की बात करते हैं, वहाँ का जो पीलीभीत जिला है, नाम सुना होगा, अयोध्या के पास में है ये जिला, देख लेना, मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत जिला है वहां से ये नदी का उद्गम है। ठीक है। और इस नदी के किनारे पर दो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले हैं, नगर कह सकते हैं, वो बसे हुए हैं, जिनमें एक है लखनऊ जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है, दूसरा है जौनपुर। ये दोनों शहर जो है इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, गोमती नदी के। ठीक है। और जो हम बात करें कि ये लखनऊ में इसको अवधों की नगरी कहा जाता है, तो जो इसके आसपास जो अवध का जो मैदान बना हुआ है वो इसी नदी की देन है। जो अवध का मैदान है गोमती नदी के किनारे, वो इसी नदी की देन है। फिर बात करते हैं घाघरा नदी की। देखिए, ये आपने कई बार बचपन से लेकर अभी तक खूब नाम सुना होगा, लेकिन इसका एक अन्य जो नाम है, हमने हिमालय का जो वर्गीकरण किया था वहां पे मैंने एक नदी का नाम का उल्लेख किया था, काली नदी। ठीक है। कि हम जो कुमायूं हिमालय की या उसकी बात करते थे, तो तब वहां पे हमने इस काली नदी की बात करी थी। तो ये घाघरा नदी का एक दूसरा नाम है काली नदी। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। जो घाघरा नदी का उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है। तिब्बत के पठार से, जैसे जो हमने राक्षस ताल जो की थी, उसके आसपास के एरिया से घाघरा नदी निकलती है तिब्बत से, और नेपाल से होकर फिर भारत में प्रवेश करती है। तो नेपाल में इस नदी को क्या है, कर्णनाली कहा जाता है। ठीक है। वहां पर इसका अलग नाम है, भारत में इसका जो है अलग नाम है, इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है इसको, और काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है हमारे शारदा, सरयू तथा राप्ती। ये जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं जो सारी नेपाल से निकलती है। अब ध्यान रखिएगा, आपके कंफ्यूजन ये होगा, जो घाघरा नदी है, ठीक है, उसे कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि साहब जो काली नदी है, काली नदी जो है वो नेपाल से उद्गम है। देखिए, दो है इसमें वर्णन है। एक तो जो घाघरा नदी है उसको वास्तविक रूप से काली नदी कहा जाता है, लेकिन एक जो अन्य इसमें जो मैंने बात की सहायक नदी जो है इसकी शारदा नदी, उसको भी काली नदी, दोनों के नाम सेम मिलेंगे, लेकिन बुक्स में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जो घाघरा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, वो भी काली नदी कहलाती है। लेकिन जो शारदा नदी की बात करते हैं जो नेपाल से निकलती है, वो भी काली नदी कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम हिमालय के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वहां पर जो काली नदी की बात करता है वो इससे जो शारदा नदी है इसकी बात करता है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि साहब इसको नेपाल में क्या कहा, कर्णाली। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, वो शारदा, सरयू तथा राप्ती। सरयू नदी आपने पता है कि अयोध्या के किनारे से, अयोध्या नगरी के किनारे बसी हुई है। सरयू नदी किनारे, सरयू नदी वहां से निकलती है। ठीक है। ये लिखा हुआ भी है, सरयू नदी किनारे अयोध्या स्थित है। और जो इसमें आपने तीसरी नदी की बात करी, राप्ती नदी की, जो इसके किनारे पर कौन सा जो शहर बसा हुआ है वो है गोरखपुर। तो ये शहरों के नाम ध्यान रखिए कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, क्योंकि कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि साहब इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कोसी। कोसी नदी को आप बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती रहती है। उस बाढ़ के फलस्वरूप बिहार में बहुत क्षति होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ये जैसा कि चित्र देख रहे हैं आप, ये नेपाल से निकलती है कोसी नदी, और नेपाल में इस पर बांध भी बनाया गया है।
लेकिन वो बांध परियोजना भी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से इसके पानी को, वो बांध परियोजना भारत के सहयोग से पूरी होने जा रही थी, जिससे कि भारत इस जो बाढ़ के प्रकोप को रोक सके। लेकिन अभी परियोजना पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण से वो बाढ़ का जो प्रभाव है अभी भी बना रहता है कोसी नदी का। जैसे ही वो बांध परियोजना पूरी हो जाएगी, फिर इसके पानी को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे कि बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके। तो जो कोसी नदी है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है, वो भी तिब्बत के पठार से, और ये किसी एक स्थान से नहीं निकलती है। ये हम बात करें कि जो विभिन्न ग्लेशियर कह लो या विभिन्न झीलें तालाब कह लो, कि वहां से अलग अलग धाराएं आकर एक जगह मिलती है और फिर इस कोसी नदी का निर्माण होता है। लेकिन कोसी नदी जो बिहार में जो तबाही मचाती है, वो तबाही उस जल से नहीं मचाती है जो अपने साथ लेकर आती है। देखिए, ग्लेशियरों से ग्लेशियर की बात करते हैं हम, या हम किसी तालाब की झील की बात करते हैं, उसके पानी से इसमें इतना पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, उपलब्धता नहीं रहती है। लेकिन जब मानसून सक्रिय होता है, कोसी नदी में उफान कब आता है और या फिर कब ये नुकसान करती है, जब मानसून सक्रिय होता है। तो मानसून सक्रिय होने के साथ में ये वो तराई क्षेत्र जो हम बात करते हैं उस क्षेत्र में आती है। तो वहां पर जब अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, तो अत्यधिक मात्रा में बारिश होने के फलस्वरूप ये मानसून का जो बारिश का पानी है वो अपने साथ बहा कर लाती है, जिसकी वजह से इसके पानी का वेग बढ़ता है और ये तबाही मचाती है बिहार के क्षेत्र में। इसकी जो हमने धाराओं की बात करी कोसी नदी की, तो वो जो धाराएं हैं जो आपस में आकर मिलती है और एक नदी का निर्माण करती है, उसमें है सुन कोसी, अरुण कोसी, तमुर कोसी। तीनों के नाम देखिए, तीनों जो धाराएं हैं, मैं इनको ये है सुन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। तीनों धाराएं मिलकर आकर फिर क्या बनती है, ये इसको सप्त कोसी के नाम से नेपाल में जाना जाता है, बिहार में इसको कोसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इस नदी को सप्त कोसी कहते हैं और बिहार में प्रवेश करने के बाद इसे क्या कहा जाता है, कोसी नदी कहा जाता है। और इस नदी की खास बात है कि ये गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा में अवसाद लेकर आती है। अवसाद इसलिए क्योंकि मानसून का जो जल है वो सीधे इसमें मिलता है। तो जब मानसून की जो नदियां बहती है वो अपने साथ काफी मात्रा में अवसाद साथ लेकर चलती है, इसलिए जो गंगा नदी में अवसादों की मात्रा ये नदी बढ़ाती है। और अवसादों के कारण ही, जैसा हमने अभी बाढ़ की बात करी, कि जिस नदी के मार्ग में अवसाद ज्यादा रहेंगे या फिर जिस नदी के मार्ग में अवरोध ज्यादा रहेंगे, वो नदी क्या है, अपना जो मार्ग है वो परिवर्तित करती है, वो विसर्प आकार में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इसकी वजह से वो क्या करती है, बहुत सारा क्षेत्र कवर करती है। एक तो सीधी सीधी नदी बहे तो उसके आसपास का क्षेत्र कवर करती है, लेकिन अगर एक नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो काफी दूर का एरिया कवर करती है, जो कि वो कि उसके डेंजर जोन में आता है अगर उसमें बाढ़ आती है तो। और इस नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद अगली नदी आती है जो गंगा में मिलती है, वो है महानंदा। जो इस नदी का उद्गम है वो कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। देखिए, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, सिक्किम आपने देखा होगा, सिक्किम के थोड़ा सा नीचे तक जो है वहां तक क्या है, पश्चिम बंगाल का विस्तार है। तो सिक्किम के अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो वहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियां आती है, उन्हीं पहाड़ियों से क्या ये जो महानंदा नदी निकलती है। और ये जो है गंगा की आखिरी नदी है जो उधर बाएं हाथ की तरफ से, बाएं हाथ की तरफ से मतलब हिमालय पर्वत की तरफ से उधर से निकलती है। ठीक है, अब ये तो हमने इसकी बात करी थी कि कौन कौन सी इसमें सहायक नदियां, बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। अब बात करते हैं हम वितरिकाओं। जो वितरिकाओं का मतलब होता है कि देखिए, गंगा नदी, गंगोत्री जो हिम ग्लेशियर था वहां से निकलकर और इतना क्षेत्र कवर करते हुए, जिसमें उत्तराखंड था, क्या कहते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, इस पूरे राज्य को कवर करते हुए जब लास्ट में मैदानी क्षेत्र में आती है, डेल्टाई क्षेत्रों के पास में, यानी पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आती है, तो वहां से ये इसमें अवसाद काफी मात्रा में हो जाते हैं। दूसरा, इसमें पानी का वेग कम हो जाता है, तो ये वितरिकाओं के रूप में फैल जाती है। वितरिकाओं के रूप में मतलब है कि आप जैसे पानी डाल, जैसे खेत में पानी जाता है, तो जब एक नाली के जरिए पानी आता है तो काफी वेग से आता है, लेकिन जैसे उस नाली से हम उस पानी को क्यारी के अंदर छोड़ते हैं तो पानी चारों तरफ फैल जाता है। उसी प्रकार जो ये गंगा नदी है, इसकी वितरिकाएं हैं, वो वितरिकाओं के रूप में फैल जाती है। जैसे हम बात करें तो इसके सबसे पहले हुगली, देखिए ये इसी के नाम है लेकिन ये वितरिकाओं के रूप में फैल जाती है। जो हुगली नदी है इसी का नाम है वहां बंगाल के अंदर, लेकिन फर्क का नामक स्थान पर ये गंगा से अलग हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, वो है कलकत्ता शहर। आज भी इसका नाम कोलकाता कर दिया गया है। जो कोलकाता शहर है वो किसके किनारे पर स्थित है, वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी के अंदर एक बंदरगाह है जिसे कि हल्दिया नाम दिया गया है। तो जो हल्दिया बंदरगाह है वो कहाँ पर है, हल्दिया का हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात भी की थी कि जो आंतरिक जो परिवहन था उसके अंतर्गत हल्दिया का नाम भी हमने पढ़ा था कि आंतरिक परिवहन की नदियों में हल्दिया से जो है नौकायन की सुविधा है। तो हल्दिया बंदरगाह किसमें, हुगली जो है नदी है उसके अंदर स्थित है। देखिए इसमें जो फर्क का जब बिहार से और जो पश्चिम बंगाल में ये नदी प्रवेश करती है तो वहां पर एक स्थान का नाम है फरक्का, ठीक है। तो उस फरक्का नामक जगह पर एक बैराज, बैराज का देखिए बांध और बैराज दोनों में अंतर होता है। बांध होता है हम पानी को रोकते हैं कहीं पर, जैसे दो पहाड़ी इलाके हैं या बिना पहाड़ी इलाके में हम बांध बनाकर उस पानी को रोकते हैं। लेकिन बैराज का मतलब है हम उस पानी को रोकते नहीं है, उसको सीमित करते हैं। सीमित से मतलब उसके वेग को कंट्रोल करते हैं और उसका पानी जो है चारों तरफ वितरिकाओं के रूप में भेजते हैं, सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं, तो वो कहलाता है बैराज। जैसे हम कोटा बैराज की बात करें तो, और जो हम जो बांध की बात करते हैं तो बांध में तो पानी को रोका जाता है एक जगह, जब हमें नीड होती है तभी पानी को छोड़ा जाता है। जबकि बैराज के अंदर पानी को कंट्रोलिंग किया जाता है, उस पानी को कंट्रोल किया जाता है। बनता बांध की तरह ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है इसके अंदर, पानी को कंट्रोल किया जाता है, समय समय पर पानी छोड़ा जाता है और यहाँ से सिंचाई के लिए पानी को लिफ्ट किया जाता है। जैसे हम लिफ्ट नहरें बनाते हैं, हम बात करते हैं हमारे पश्चिमी राजस्थान की जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, तो वहाँ पर लिफ्ट नहरें बनाई गई है। जिधर ऊंचाई ज्यादा होती है उधर लिफ्ट लिफ्ट नहरें बनाई जाती है। उसी प्रकार जो बैराज होता है वो सिंचाई के लिए जो पानी को लिफ्ट करके और फिर चारों तरफ वितरिकाओं के रूप में भेजा जाता है। अवसादों की बात करें तो साहब अवसाद ये लास्ट का आखिरी एंडिंग पॉइंट आ गया है, यानी कि डेल्टाई क्षेत्र आ गया। तो अवसाद काफी मात्रा में रहेंगे यहाँ पर। अवसादों के फैलने की वजह से ये सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। जो हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं कि साहब सर्वाधिक जो उत्पादन है चावल का वो इसी वजह से होता है कि यहाँ अवसादों की वजह से ये भूमि बहुत उपजाऊ है और पानी की उपलब्धता तो है ही। उत्पादकता के मामले में अगर हम बात करें चावल की तो वो करता है जो हमारे पंजाब है, वो उत्पादकता अधिक, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वो पंजाब की ज्यादा है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है चावल का। वो उसका रीजन ये कि इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद है वो नदियां यहाँ पे बिछा देती है और उन अवसादों के फल स्वरूप ही वहां पर क्या होता है कि ये सारे अवसाद इकट्ठे होकर वो उपजाऊ बनाते हैं उस भूमि, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी भी ऐसी नदी है जहां पर हर साल लगभग बाढ़ की स्थिति बनती है। और ये जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। ये भी कहाँ आकर मिलती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में आकर मिलती है दामोदर नदी। क्योंकि छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं वहां से इनका उद्गम है दामोदर की जो नदी का, और ये घूम फिर के फिर हुगली नदी में आकर मिलती है। अब हम बात करते हैं दामोदर नदी की जो इसमें आकर मिलती है। तो इस नदी का कहाँ है उद्गम, झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे जो राज्य स्थित है वो है झारखंड। बिहार में से ही अलग हुआ था ये झारखंड राज्य। तो उसके अंदर जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वहां से इसका उद्गम है, ठीक है। और यह नदी क्या है, भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए भ्रंश घाटी समझना बहुत जरूरी है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या दो पठारी क्षेत्र है, उनके बीच में एक प्लेट है, छोटी प्लेट है, वहां पे भ्रंश पड़ जाता है, यानी कि वहां पर दरार पड़ जाती है। और उस दरार की जो है बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो बीच की दूरी बढ़ने के कारण हम क्या है उस जो घाटी जो बनती है उस घाटी को हम कहते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये भ्रंश घाटी है और इस भ्रंश घाटी में क्या दामोदर नदी बहती है। जैसे हमने बात करी थी कि नर्मदा नदी है वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, वैसे दामोदर नदी भी इस जो है भ्रंश घाटी में बहती है, छोटा नागपुर की। फिर हम बात करें कि ये जो नदी है दामोदर नदी, इसकी खास बात है कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसको दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ठीक है। दो भागों में इसको विभाजित कर देती है। यह क्षेत्र जो छोटा नागपुर का पठार है या दामोदर नदी का जो भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, ये सर्वाधिक मात्रा में कोयला यहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो भारत कोयला है यानी कि वनस्पति जो दबी हुई है प्राचीन समय से वो यहीं पर है। हम अगर अवलोकन करते हैं तो छोटा नागपुर का पठार जो आसपास का क्षेत्र है ये संसाधनों की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र है, ठीक है।
इसी के क्षेत्र के अंदर जो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए हम जो ये प्रदेश है छोटा नागपुर का पठार, जिसको क्या कहते हैं, भारत की रूहर घाटी या रूर घाटी। आपने रूहर घाटी सुनी होगी, जो कि यूरोप के अंदर है। हम बात करते हैं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, उस वाले क्षेत्र में जो रूस की रूहर घाटी है। रूहर घाटी का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में नदी घाटियां होती है, वहां पर खनिज संसाधन अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और उन खनिज संसाधनों की वजह से उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास सर्वाधिक होता है। तो उसे उन्होंने नाम दिया रूहर घाटी। यूरोप की उस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया, रूहर घाटी। और उसी रूहर घाटी के नाम पर अन्य क्षेत्र जहां पर अधिक मात्रा में कोई भी चीज होती है तो उसको उसके नाम पर दे दिया जाता है। जैसे भारत में अगर कोयला इस क्षेत्र में सर्वाधिक है तो इसे भारत की रूहर घाटी या रूर घाटी कहा गया। अब हम बात करते हैं जो दामोदर नदी है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये बंगाल में ज्यादातर इसकी वजह से बाढ़ आती है। ठीक है। अब मैदानी क्षेत्रों में देखिए समतल भूभाग होता है, जैसे नदियां जो है अपना अवसाद लाकर जमा करती है, उन अवसादों को जमा करने के कारण वहां पर क्या है, वो मैदानी भाग और समतल और ऐसा भुरभुरा सा हो जाता है, जिसके ऊपर आराम से अगर मान लीजिए पानी का वेग बढ़ जाता है तो बाढ़ का स्वरूप, बाढ़ फटाफट एक विकराल रूप ले लेती है। दामोदर नदी घाटी जो है, इस पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो भी चल रही है, बहुत सारे उद्देश्य, जिसकी वजह से सिंचाई के लिए, पीने के लिए, या विद्युत उत्पादन के लिए, या उद्योगों के लिए, ये सारी बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करती है। ठीक है। और दामोदर नदी की जो खास बात वो बताएं आपको कि ये बहुत प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी क्यों है, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको कि दामोदर नदी जो है ये है रूहर घाटी प्रदेश में, यानी कि हमारा जो औद्योगिक प्रदेश है सारे इसी नदी के किनारे, लगभग लगभग इसी किनारे, नदी किनारे स्थित है। तो वो जो औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर स्थित है, उनके जो अवशिष्ट पदार्थ है सारे इस दामोदर नदी के अंदर जाके मिलते हैं, जिसकी वजह से सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित नदी अगर भारत की बात की जाए तो वो यही है। क्यों है, क्योंकि जितना भी यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है सारे इसी नदी के आसपास जो है पनपे हैं, और औद्योगिक प्रदेशों के पनपने के कारण जो उनका अवशिष्ट पदार्थ है, जो उनका पानी है, गंदा पानी है, वो इसी नदी में जाता है, जिसकी वजह से ये नदी प्रदूषित हो गई है। ये था हमारा गंगा नदी की हमने बात करी। देखिए जब आपके परीक्षा में जब प्रश्न आता है कि साहब सिंधु नदी घाटी परियोजना के बारे में बताइए, सिंधु नदी जो अपवाद तंत्र उसके बारे में बताइए, या गंगा का अपवाद तंत्र उसके बारे में बताइए, तो आपको मुख्य नदी की डिटेल्स लिखनी होती है, सहायक नदियों की डिटेल्स लिखनी होती है, और एक डायग्राम बनाना होता है। ये सारी चीजें हैं जो मुद्दे की बात लिखनी होती है। मुश्किल से 4 या 5 पेज में आपको प्रश्न करना होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र जो अपवाद तंत्र, उसकी बात करते हैं। 3 मैदानी भागों के अंदर हम जो अपवाद तंत्र की बात करते हैं, उसमें पहला था सिंधु घाटी वाला जो अपवाद तंत्र था, फिर दूसरा गंगा की नदी है उसका अपवाद तंत्र था, तीसरा ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र। तो इसमें हम देखिए कि ये जो अपवाद तंत्र है ये उत्तरी पूर्वी राज्यों का मतलब है कि जो भारत जो देश है उसके उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, उन क्षेत्रों में इसका वर्चस्व है, यानी कि वहां ये बहती है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कुल कितना है और भारत में कितना है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो है 5.8 लाख किलोमीटर है। ठीक है। यानी कि तिब्बत से जहां से निकलती है, जब ये बंगाली खाड़ी में गिरती है वहां तक इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो वो 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो केवल 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है। वो इसलिए क्योंकि ये 3 बड़े राज्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, और एक मेघालय है, इन तीनों राज्यों में ही बहती है भारत में, उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इस जो नदी की बात करते हैं उसकी टोटल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, यानी कि सर्वाधिक लंबी नदी यही है। लेकिन हमने बात की कि भारत में इसकी जो बहाव क्षेत्र वो कम है, इसलिए सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाएगी तो गंगा नदी इसी वजह से है क्योंकि उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और वो पूरी तरीके से किसमें, भारत में बहती है। लेकिन हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो 1700 किलोमीटर तो ये तिब्बत में बहती है। ठीक है। 900 किलोमीटर किसमें बहती है, भारत में बहती है, और 300 किलोमीटर किसमें बहती है, बांग्लादेश में। इसका विभाजन था इसकी लंबाई के अनुसार। भारत में 900 किलोमीटर है, इसलिए जो गंगा नदी है वो सर्वाधिक लंबी नदी है 2525। उसके बाद में नंबर आता है सर्वाधिक लंबी नदियों में गोदावरी नदी का, जो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार की नदी है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे।
तो ये तो साहब इसकी जो लंबाई थी उसकी बात करी। और इस नदी का भी जो उद्गम है, इस नदी का जो उद्गम है वो भी कहाँ, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से होता है। ये जो हिमनद है वहां पर, हिमनदों की मैं बात करता हूँ, जो अलग अलग हिमनद है तिब्बत के पठारों में, उनका नाम यहाँ पे दिया है कि साहब किन किन क्षेत्रों से ये चिमांगयुंगडुंग, यारलुंगडुंग, आंगसी, ये जो हिमनदों के नाम है ये तिब्बत के पठार में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि ये कहाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। जो भारत में हम बात करें इसकी, तो नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में जगह का नाम है नामचा बरवा, वहां से नामचा बरवा एक दर्रे का नाम भी है। आप जो पढ़े होंगे दर्रों में, उसमें तो उसमें ये दर्रा है, तो इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हमने एक जो द्वीप समूह की बात करी थी कि साहब इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक मिट्टी का द्वीप है, जो जिसे हम मांजुली द्वीप कहते हैं। तो मांजुली द्वीप कहाँ है, वो असम के अंदर ही स्थित है। एक इस जो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद है मिट्टी के, उन मिट्टी के अवसादों से इस द्वीप का निर्माण हुआ। कैसे हुआ कि साहब नदी जब वेग से आती है तब वो अपने साथ अवसाद लेके आ रही है, लेकिन जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वो इनको जहां पर इसे ढलान कम मिलता है वहां पर उन अवसादों को जमा करती जाती है। तो वो अवसाद मिट्टी के एक जगह इकट्ठे होते गए और उन्होंने एक मिट्टी के द्वीप का रूप ले लिया, जो कि एकमात्र विश्व का प्रसिद्ध मिट्टी का द्वीप है, मांजुली द्वीप, असम की इसके अंतर्गत है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। और हम बात करें कि जो जल विद्युत शक्ति की, तो वो क्षमता भी इस नदी में अधिक है। क्यों? देखिए, जल विद्युत शक्ति का निर्माण वहां उन क्षेत्रों में होता है जहां पर मैदानी क्षेत्र न होकर पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होते हैं। तो पठारी क्षेत्र की बात करते हैं, दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की, तो वहां पर जो है ढाल कम है और पठारों की ऊंचाई कम है, इस वजह से जल विद्युत में दिक्कत आती है। लेकिन और जो मैदानी भाग बात करते हैं गंगा का, उसमें भी क्या है, मैदानी भाग ज्यादा होने की वजह से जल विद्युत के निर्माण में दिक्कत या समस्या आती है। फिर लेकिन हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी आप ध्यान से गौर करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में है, यानी कि जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है वो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें फैले हुए हैं। उनकी घाटियों से होकर ये जो है नदी बहती है। तो जब घाटियों से होकर बहती है तो इस नदी के पानी को रोक कर जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है अच्छे मात्रा में, अच्छे लेवल पर। ठीक है, तो इस वजह से जल विद्युत के हिसाब से ये नदी बहुत अच्छी है। ये हमने गंगा नदी का जो तंत्र था उसका चित्र है। ठीक है, ये उसकी प्रणाली का चित्र था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से शहरों से होकर निकल रही है, वो है। ठीक है, उसके बाद ये आपके यमुना नदी का जो चित्र था कि कहाँ कहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ से होकर जा रही है। ठीक है, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, ये आप देखिए मथुरा, आगरा से होती हुई इटावा, इटावा के पास सिर्फ बनास, चंबल, काली सिंधी इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बेतवा और ये सारी इसमें केन वगैरह इसमें आकर मिलती है। इलाहाबाद के पास में ये सब क्या करती है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये सारा क्या है, ये यमुना नदी के बारे में है, उसका चित्र है। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे थे थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल के अंदर ये था कि हमने उसका जो जल विद्युत की बात करी कि वो इसके अंतर्गत काफी मात्रा में पैदा की जा सकती है। अब हम इसके साइड नदी की बात करेंगे, मैंने राइट और लेफ्ट लिखा है। देखिए, जहां से उद्गम हो रहा है उस दिशा में आप चलते जाएं, और आप जब उस दिशा में खड़े होते हैं तो आपके जो दाएं हाथ की तरफ है वो कहलाता है आपका दायां भाग, आप बाएं हाथ की तरफ आपका बायां भाग। तो मैंने लिखा है राइट हैंड की तरफ, इस दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, इसमें तीस्ता, मानस और सुबनसिरी, तीन नदियां आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर हम बात करते हैं जो बाई साइड से, यानी कि जो हम बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, वो वाला क्षेत्र, उधर से जो है इसके अंदर दिबांग, लोहित, दिशांग और धनश्री, ये तीन चार जो नदियां ये आकर उसके अंदर मिलती है। अब देखिए, इस नदी के जो नाम है अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कि ये आपको ध्यान रखने चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे इसे तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है सांगको। ठीक है, उसके बाद ये जब भारत में जब प्रवेश करती है, अभी हमने जो दर्रे का नाम बताया था नामचा बरवा,
तो नामचा बरवा से ये जो नदी है प्रवेश करती है, और उस वहां से प्रवेश करती है, उसके बाद में इसका जो नाम हो जाता है वो दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग के बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में फिर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम जाना जाता है, असम और मेघालय में, ठीक है। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर इसे जमुना कहा जाता है, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम और मेघालय से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहा जाता है। लेकिन जब यही नदी जमुना से आगे फिर बढ़ती है तो जहां पर बांग्लादेश में जो गंगा नदी आकर मिलती है तो इसके इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है। और फिर आगे चलकर इसी नदी में जब बराक नदी आकर मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है, और फिर लास्ट में ये सुंदरवन के डेल्टा में जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये था इसका ब्रह्मपुत्र नदी की जो प्रादेशिक नाम की हम बात कर रहे थे। और ये इसका डायग्राम है कि ये कहाँ से निकल रही है और कैसे कैसे बह रही है। ये आपने इसमें मांजुली द्वीप, ये देखिए ये दे रखा है, ये मिट्टी का। अब ये मांजुली द्वीप कैसे बना, देखिए मांजुली द्वीप क्या है, तो पर्वतों के बीच में जब मिट्टी के ढेर इकट्ठे होने लगे तब ये बना। फिर उसके बाद उसने नदी ने अपना मार्ग बदला और वहां से थोड़ा सा घूम के फिर वो दूसरी जगह गई, लेकिन वो मांजुली द्वीप ऐसा कैसा रह गया। फिर मांजुली द्वीप का ऐसे निर्माण हुआ। इसमें नदियों के नाम भी दे रखे हैं, दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, ये सारी इसमें आकर मिलती है। उसके बाद ये सारे फिर बांग्लादेश में जाके जमुना, गंगा, पद्मा, मेघना, ये सारे इसके नाम हमने देखे। तो ये थी हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद तंत्र की हमने बात करी। उसके बाद हम चलते हैं तो प्रायद्वीप, ये तो हम बात करते थे उत्तर भारत के जो हिमालय की जो नदियां थी उनकी, उसमें 3 नदियां तंत्र आया था, सिंधु आई थी, गंगा आई थी और ब्रह्मपुत्र। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद तंत्र की। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में काफी सारी नदियां हैं, ध्यान से देखिए नामों को। लूनी नदी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है। ये तो कहाँ गिरती है सारी की सारी, बंगाल, इसमें अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम जो भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र वहां की, उसमें देखिए स्वर्ण रेखा है, ठीक है। ये देखिए नाम देखते हैं, स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगई है। ये सारी नदियां क्या है, ये सारी की सारी बंगाली खाड़ी में आकर आज की क्लास में ये करेंगे। साथ ये थोड़ा सा क्या है कि क्लास की कुछ नोट्स हमारे होने लगे, बाकी कल की क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे।